ग्रुप पे कर रहे हैं आप लोग अभी भी। अच्छा जी, चले हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ। अब कोई आता है तो वो मैसेज कर देगा, फिर देखी जाएगी क्या करना है। फिलहाल मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ ताकि हमारी क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। मैंने अभी आप लोगों को कहा है कि ग्रुप पे नहीं करना है आप लोगों ने मैसेज, आप लोगों ने मुझे प्राइवेट पे करना है ताकि मुझे आसानी हो। समीरा, फाइज़ा, फातिमा, और आप लोगों ने अपने अपने असाइनमेंट शेयर किए हैं। कोशिश करें कि 2-3 घंटे पहले असाइनमेंट को शेयर करें ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम पे मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स हैं। इतनी मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कितना एडवांस आप लोग करेंगे फर्स्ट सेशन में। किसी को अगर आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कोई बता दीजिएगा ताकि कोई बात कोई सुनने से रह ना जाए। और अपने असाइनमेंट के ऊपर ना कोशिश किया करें कि किसी भी एप्लीकेशन पे जाके एक वाइट पेपर लेके उसके ऊपर अपने असाइनमेंट को पेस्ट कर दिया करें और उस असाइनमेंट को अपने ऊपर नाम भी लिखा करें। इसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपके रिकॉर्ड में रहती है। दूसरी बात यह है कि वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाती है। और समटाइम्स हम लोग अपने असाइनमेंट्स, स्टूडेंट के असाइनमेंट्स जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं, तो आपके नाम के साथ जाएगी चीज़, आप लोगों को टैग भी किया जाता है उसके लिए। तो कोशिश करें कि अपने नाम को ज़रूर उसमें मेंशन करें। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जब डिज़ाइन करता है, हमारे पेज पे आपने देखा होगा या बहुत सारे डिफरेंट पेजेस हैं जहाँ पे आपने 3D डिज़ाइंस देखे होंगे, या कोई भी किसी भी किस्म के आर्ट्स की फील्ड के जो भी डिज़ाइंस होते हैं या पेंटिंग्स होती हैं, उसके नीचे ऊपर कहीं पे एक नाम मौजूद होता है कंपनी का या उस शख्स का जिसने भी वो काम किया, तो वह क्रेडिट होता है उसका, ताकि उसकी चीज़ को कोई और अपने नाम से ना शो करे। उसके एक रीज़न ये होता है। और आपकी जो मेहनत है उसकी आपको थोड़ी बहुत दाद मिल जाती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्लास के बाद करना है। अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ वो अभी मत करिएगा ताकि हम टॉपिक की तरफ जाए, मैं बार बार व्हाट्सएप की तरफ ना देखूं। अपने असाइनमेंट्स को भी आप लोग प्राइवेट पे मुझे शेयर कर दीजिएगा, बट क्लास के बाद, अभी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फिर मैं इसको ज़रा फुर्सत से बैठ के देखूंगा रात में, ताकि जिस चीज़ के जो जो चीज़ें मैं उसको कमेंट कर सकूं। मेरे कमेंट अमूमी तौर पे, मतलब मुझे मैसेजेस पढ़ने का टाइम जो है वो ज़्यादातर लेट नाइट ही मिलता है। तो जब मुझे ज़्यादा लेट हो जाता है, 2-3 बज जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई ना करूँ। और उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे पास से रीड हो चुका होता है, स्टूडेंट समझता है कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो वो टाइम की वजह होती है। 12-1 बजे तक समझ में आता है। पाकिस्तान में आजकल कोई इतनी जल्दी नहीं सोता, स्पेशली कराची वाले तो वैसे ही रात को जागते हैं। बट पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर जल्दी रातें हो जाती हैं। तो मैं 1-12-1 डेढ़ बजे तक तो मैं फिर भी रिप्लाई कर देता हूँ। और ज़्यादा देर अगर मुझे होती है पढ़ते में, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ। 2-3 बजे के बाद मैं फिर रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता। तो मेरे अगर ब्लू टेक आ जाए और उसके बाद में मेरा रिप्लाई ना आए, तो उसका रीज़न यही होता है कि मैंने लेट नाइट पढ़ा है, या कभी कभार ऐसा होता है कि आपने मैसेज पढ़ लिया है और उसी के दौरान, मतलब मैसेज खोला और उसके दौरान कोई कॉल आ गई, और कॉल के बाद फिर आप रिप्लाई करना भूल गए, तो वही रीज़न होता है। एनीवेज, हमारा जो टॉपिक है आज का, हमने कल बात करी थी, इंट्रोडक्शन किया था हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, और डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास इस वक्त है स्केल्स, डायमेंशंस, यूनिट कन्वर्जन। ये 3 बातें हैं जिसके बारे में कल मैंने बात करी थी, सॉरी लास्ट क्लास में बात करी थी, कि मेजरमेंट्स जो बेसिकली हमारी बात हुई थी। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, डायमेंशंस हो गया, स्केल हो गया, यूनिट कन्वर्जन्स हो गया, इसका सारा का सारा दारोमदार मेजरमेंट्स है। और मेजरमेंट्स आप लोग को लास्ट बता चुका हूँ क्लास में कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप नहीं चल पाते। आपकी कोई भी चीज़ में फिनिशिंग नहीं आती, सफाई नहीं आती।
आप उसको सही तरीके से पूरा नहीं कर सकते, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं डिज़ाइनिंग की फील्ड से रिलेटेड। अच्छा जी, तो मैं ज़रा इसको, ओके, स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं। अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो कोई भी एक मैसेज ग्रुप पे कर दे, ताकि पता चल जाए कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। ओके। अच्छा जी, देखिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या थी, डायमेंशंस, यूनिट कन्वर्जन और स्केल्स। ठीक है, स्केल्स पे हम बाद में आते हैं, पहले हम आते हैं डायमेंशंस पे। देखिए फॉर एग्जांपल हमें एक रूम में कोई भी काम करना है, कोई सा भी काम करना है, लाइक हमें उस पे फ्लोरिंग अप्लाई करनी है, उस पे हमें सोफ़ा अप्लाई करना है, उस पे हमें वॉलपेपर अप्लाई करना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास रूम की डायमेंशंस का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मेजरमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेजरमेंट्स लेने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा पास ये डोर है, इस जगह से मैंने रूम में एंटर होना है। ठीक है, तो अब जब मैं इस रूम में यहाँ से एंटर होऊंगा तो मेरे पास एक ये वाली दीवार है और एक ये वाली दीवार है, दो वॉल्स है मेरे पास बेसिकली, क्योंकि उसके आमने सामने वॉल्स जो है वो सेम होंगी। तो मुझे दो वॉल्स का साइज लेना है इस रूम का स्क्वायर फीट निकालने के लिए। स्क्वायर फीट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो SQFT होता है, कुछ जगहों पे SFT भी लिखा हुआ होता है। तो ये दोनों सेम बात है, स्क्वायर फीट इसका, स्क्वायर फीट का शॉर्ट फॉर्म है ये, SQFT और SFT। स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है, कोई भी दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये राइट वाली वॉल है, इसका साइज है मेरे पास 12 फीट। अच्छा, जब मैं नंबरिंग के बाद ये ऊपर एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ये छोटी सी लाइन डाल रहा हूँ 12 के बाद, इसका साइन होता है ये 12 फीट का। और इस वाली वॉल का मेरे पास साइज है, मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए देखने में। अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, SQFT और SFT ये दोनों दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। समटाइम्स SQFT लिखते हैं लोग, कहीं पे SFT लिखा जाता है। इस वाली वॉल का साइज है 14 फीट 6 इंचेस। जब ये दो लाइनें आ जाएंगी तो इसका मकसद है कि हम इंच पे बात कर रहे हैं, और जब एक लाइन होगी तो हमें इसका मकसद होता है कि हम फिट पे बात कर रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, इससे आगे पीछे हम नहीं होते। ठीक है, अब हमारे पास इस रूम का साइज आ गया है, हमारे पास दो वॉल्स का साइज आ गया है, तो ऑब्वियस है कि सामने वाली वॉल्स का साइज भी सेम ही होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो वॉल टेढ़ी होती है, कहीं पे टेपर वॉल्स होती हैं, कहीं पे कुछ किनारे कोने खांचे बने हुए होते हैं, वो एक अलग बात है। वो हम फिर जाते हैं जब डिटेल पे फ्लोरिंग वगैरह की या कोई वार्डरोब क्रिएट करनी है वहाँ पे, तो उसकी डिटेलिंग पे जाते हैं। अदरवाइज हमारे पास यही साइजेस लेने का तरीका है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 14 फीट 6 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 12 फीट। ठीक है जी, 14.5, यानी कि 14 फीट 6 इंचेस का मतलब है कि 14.5 जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो 0.5 हो जाएगा, 0.6 नहीं होगा, क्योंकि हम 14.5 के मुतालिक बात कर रहे हैं, 14.5 के मुतालिक बात कर रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, उस पर भी हम जाते हैं। मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 174 SFT या SQ, सॉरी SQFT।
SFT लिखें या SQFT लिखें, वो आपकी मर्जी है। मुझे ज़रा आदत है SFT लिखने की, एक ज़रा रवानी में शुरू से आदत है, तो मैं SFT लिखता हूँ। बट जो सही फॉर्म है वो SQFT है, जो ज़्यादातर प्रोफेशनली जिसको यूज़ किया जाता है, जिस फॉर्म को, वो SQFT है। बट हम लोग थोड़े से टाइम सेविंग वाले लोग हैं, तो हम SFT लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक को किसी को अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो मैसेज कर सकता है। माइक ऑन करने की रिक्वेस्ट करनी है तो माइक ऑन कर सकता है। एक एक पॉइंट को समझना हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस है हमारी, इसके बाद हमारी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। वॉट इफ द रूम इज इन स्क्वायर शेप? रूम किसी भी शेप में हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, ओवल हो, किसी भी शेप में हो, इसका स्क्वायर फीट एक ही तरीके से निकलेगा। किसी भी तरीके से रूम के से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर फीट का मतलब है कि आपने दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना। हाउ विल वी कैलकुलेट द स्क्वायर फीट? अच्छा, ये उसी का बात है। सर प्लीज लेट मी इन। जल्दी से कनेक्ट करिए आप प्लीज। प्लीज टाइम की पाबंदी करें, मैं नहीं अटेंड कर सकता, बीच में से सारा टाइम डिस्टर्ब होता है फिर। जल्दी से कनेक्ट करिए। अच्छा जी, देखिए हम फिर टॉपिक से हम थोड़ा सा आउट हो जाते हैं, हमारा टॉपिक आगे पीछे हो जाता है। काइंडली टाइम की पाबंदी करें सब लोग, जल्दी जल्दी आ जाया करें, ताकि बहुत टाइम देता हूँ मैं एंटर होने के लिए, कोई शॉर्ट टाइम नहीं होता। अभी भी सब लोग नहीं आए हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी आने की, अभी भी वो लोग पूरे नहीं आए हैं। क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है क्लास का, 1 घंटा होता है, और जिन टॉपिक्स में हमें काम करना होता है ये कवर नहीं हो पाते। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो हूँ आप लोगों को आखिरी टाइम तक भी एंटर कर लूँ, मुझे सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, और जो लोग बेचारे शुरू टाइम से आए हुए होते हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी है ये। तो कोशिश करें कि सब लोग टाइम पर आएँ, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, आई नो, बट 1 घंटा ये निकालना है, आप लोगों को अपने लिए निकालना है। एनीवेज, किसी का इस पर कोई क्वेश्चन था? देखिए सर, अगर हमारी 4 वॉल्स डिफरेंट साइजेस की हैं तो हम स्क्वायर फीट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा सवाल है। अभी हम इस वाली टॉपिक पे, इस वाली चीज़ को मैं नेक्स्ट विंडो पे समझाता हूँ ड्राइंग बना के। पहले इस वाले पॉइंट को देखें कि ये वाले पॉइंट पे अगर स्पेसिफिक इस पे आपको कोई सवाल है तो वो करें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है इसका, और कोई एक भी ले ले और ग्रुप पे शेयर कर दे, ताकि ये विंडो सेव होती रहे। ठीक है जी, देखें अब हमारे पास एक रूम है, बस ठीक है, किसी कोई एक शेयर कर दे तो चलता है।
ये वॉल है मेरे पास ऐसी, ये वॉल है मेरे पास ऐसी, ये वॉल है मेरे पास ऐसी, और ये रूम है मेरे, ये वाली वॉल है मेरे पास ऐसी। बहुत सारे रूम्स होते हैं इस तरीके के। अब इस वाली वॉल का साइज है 10, इस वाली वॉल का साइज है 14 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये तो हमारे पास दो स्ट्रेट वॉल है, एक तीसरी स्ट्रेट वॉल ये है, इसका साइज है हमारे पास 13। अब ये जो टेपर वॉल है ना, इसका साइज हम यूं नहीं लेंगे कभी भी, यानी कि यहाँ पे हम साइज नहीं लेंगे, यहाँ से इस कॉर्नर तक का साइज हम नहीं लेंगे। बुशरा क्लास ऑन है और मैंने मीटिंग को अनलॉक किया हुआ है, काइंडली आप कनेक्ट कर लीजिए। क्या करें? तो ये वाली जो मैंने अभी डायमेंशन लिखी है लास्ट में 16 फीट वाली, ये हम कभी भी इस तरीके से नहीं लेंगे, हमारा साइज कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। हम ये 3 दीवारों के साइज लेंगे और इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बस अब एक लाइन क्रिएट कर देंगे। पहले साइज लेंगे बट बाद में, पहले हम सिर्फ लाइन क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दो बड़े साइज आ रहे हैं, दो बड़े साइज कौन से हैं? एक हमारे पास ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 13 फीट, और एक है हमारे पास इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो कि है 14 फीट। तो हम जो स्क्वायर फीट काउंट करेंगे वो करेंगे 13 फीट बाय 14 फीट का। ठीक है, 13 बाय 14, आंसर इज 182 SFT। अब जब हमारी ये दो वॉल क्रिएट हो जाएंगी ना, एक 10 फीट वाली एक 13 फीट वाली, तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ से इस कॉर्नर तक हम जो लाइन क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो हमारी लाइन एग्जैक्ट साइज पर आएगी। मैं बात कर रहा हूँ मैनुअल लेआउट की, मैं बात कर रहा हूँ कैड ड्राइंग की, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग की, मैं दोनों सूरतों में बात कर रहा हूँ। आपने जब 10 फीट की एक दीवार ले ली, 13 फीट की एक दीवार ले ली और नीचे की 14 फीट की दीवार आपकी स्ट्रेट लाइन पर आ रही है, तो इस कॉर्नर तक की जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हमारी लाइन खुद ब खुद हमारा एग्जैक्ट साइज पर आ जाएगी। इसका साइज ऑलमोस्ट अगर हम अभी कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन होगा 11-11.5 फीट का या 12 फीट के दरमियान का, क्योंकि ये क्रॉस टेपर जा रही है। तो ये हमारी लाइन का, इस वाली दीवार का साइज नहीं लिया जाता। अच्छा, अब अगर सवाल ये होता है कि हमने बड़ा साइज क्यों लिया, 13 फीट वाला, और हुज कैट्स चंदा, नाम अपने नाम से लिखा करें। कैट्स, सॉरी। अच्छा जी, ये जो कैट्स चंदा के नाम से आई हैं, काइंडली अपना नाम सेव कर लें इस पे और अपने नाम से एंटर हुआ करें। ठीक है जी, इस पे कोई सवाल था? किसका सवाल था ये? अगर रूम हमारा चारों वॉल सेम साइज की ना हो तो? फातिमा का सवाल था कि अगर हमारी सारी वॉल्स स्ट्रेट ना हो तो, या सेम साइज की ना हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसका रीज़न क्या है मैं हाथ के हाथ क्लियर कर देता हूँ। हालांकि ये हमारा टॉपिक बहुत बात का है, तो बजटिंग का टॉपिक पे आती है ये चीज़, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी इस बात के बाद। वो ये है कि हमने बड़ा साइज क्यों लिया है। जो हमारे पास 13 फीट की वॉल थी और 14 फीट की वॉल थी, हम ये भी तो ले सकते थे 14/10, हम 14/10 का साइज ले लेते, हम 13 वाली वॉल का ना लेते। बट अगर मुझे इस रूम के अंदर कोई टाइल्स अप्लाई करने हैं, फ्लोरिंग अप्लाई करनी है, या मुझे कारपेट अप्लाई करना है, फ्लोर की बात अभी मैं कर रहा हूँ सिर्फ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे प्रॉब्लम हर केस में आएगी, क्योंकि मेरे पेंट की कॉस्टिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, या मैं वॉल पे कोई भी चीज़ अप्लाई करता हूँ, वॉलपेपर अप्लाई करता हूँ, तब भी प्रॉब्लम आएगी। बट जो बेसिक प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट होगी वो होगी हमारी फ्लोरिंग से। ठीक है ना? तो
इस वजह से हमने इसका साइज लिया हुआ होता है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से कि अगर मैं 14 फीट और 10 फीट का साइज लेता, यानी कि 14/10 का मतलब हो जाता है 140 स्क्वायर फीट। इसको लिखिएगा नहीं, कंफ्यूजन होगी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 140 स्क्वायर फीट का साइज हो जाता है। अब जब मैं स्टॉक लेकर आऊंगा फ्लोरिंग का या कारपेट का या टाइल्स का, तो वो मुझे कम पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रूम में जो फ्लोर मेरा कह रहा है कि आपको जितना स्क्वायर फीट की जरूरत है वो है 182 स्क्वायर फीट की। 140 जब मैं लगाऊंगा ना, तो मेरा फ्लोर यहां तक अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला हिस्से में मेरे फ्लोर नहीं आएगा। अच्छा, अब ये जो 182 है, ये हमारा थोड़ा सा एक्सेस है, क्योंकि हमारा यहाँ तक तो टाइल पूरा पूरा आएगा। उसके बाद फिर हमारे ये टाइल यहाँ से ऐसे कटना शुरू हो जाएंगे। ये टाइल इस तरीके से कटना शुरू हो जाएंगे, तो ये जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला, इसके जो टाइल्स हैं ये हमारे वेस्ट हो जाते हैं, और जो कि करने पड़ते हैं क्रॉस रूम्स के अंदर। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग अगर अभी लिखेंगे तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगी इससे। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आती है या नहीं आती है किसी का? देखें, कोई भी जिसको ये बात समझ में ना आए तो वो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ये बेस समझ में आना जरूरी है। ये नहीं समझ में आएगी, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं ये समझाता रहूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। नहीं समझ में आए तो मेरी आवाज या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? आवाज या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? ठीक है, तो फिर आपका कुछ मसला अपना है। इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है आज, कुछ नहीं कह सकते, किसी का भी हो सकता है मसला। एनीवेज, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, हम आगे चलते हैं। डायमेंशंस हमारी यहाँ तक, ये स्क्वायर फीट वाली बात क्लियर है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा एक चीज को, ताकि आप लोगों को आसानी हो डायमेंशंस की ज्यादा बेहतर तरीके से। अच्छा जी, फिट और इंचेस के बारे में तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि आपके घर पे जो नॉर्मल स्केल्स होते हैं उसके अंदर भी आपके पास फिट और इंचेस के दोनों ऑप्शंस होते हैं, मौजूद होते हैं। हमारे पास घर पे एक स्केल होगा, ठीक है, उसके यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ है, बट मैं फर्स्ट स्टार्टिंग और लास्ट की बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में उसके 1 लिखा हुआ है, लास्ट डिजिट उसका जो है वो 12 लिखा हुआ है। ये जो है ना हमारा, ये इंचेस है। ठीक है, अब इस स्केल के नीचे वाली साइड पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो 12 इंचेस वाला स्केल आता है, बड़ा स्केल जो आता है, स्टील का स्केल आता है, जिससे बचपन में हमें मार पड़ती थी, उस वाले स्केल की बात कर रहा हूँ मैं। स्टील वाले स्केल से पिटती थी ना, प्लास्टिक वाला तो टूट जाता था। तो ये होता है हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, और 1 फीट के अंदर 30 सेंटीमीटर्स होते हैं।
1 फीट के अंदर अराउंड 300 मिलीमीटर्स होते हैं। अच्छा, कहने को ये कैलकुलेशन याद रखने की एज सच आज के दौर में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ जो है वो आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपके मोबाइल के अंदर यूनिट कन्वर्जन का ऑप्शन मौजूद होता है, बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर कन्वर्जन का ऑप्शन मौजूद होता है। एप्लीकेशंस हैं, गूगल पे आप लिखें तो वो 1 सेकंड में बता देता है। बट जब आप किसी चीज़ में, किसी फील्ड में काम कर रहे होते हो तो उसकी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए हैं, फिक्स होनी चाहिए। आपको उस वक्त किसी भी चीज़ का सहारा लेना नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपनी है। तो 1 फीट पे जब बात हो रही है तो इट मीन्स कि 1 फीट के अंदर 12 इंच आता है। अच्छा, जब हम फिट पे काम करते हैं ना, स्केल्स के जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है वो इस बात को समझेंगे कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है आपका जो भी यूनिट है, आप किस यूनिट के ऊपर काम करना चाहते हो। आया आप उसको बोलोगे फिट एंड इंचेस और सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स और बहुत सारे इस तरह के इनके फ्रैक्शनल और सारे इनके यूनिट्स होते हैं। बट ये 3 कॉमन यूनिट्स हैं। कभी भी आप ये नहीं सुनोगे कि फिट एंड सेंटीमीटर, फिट एंड मिलीमीटर। फिट के साथ में इंच चलेगा, सेंटीमीटर अलग चलेगा, मिलीमीटर अलग चलेगा। गोरा जो है वो काम करता है मिलीमीटर के ऊपर, ठीक है। गोरा फिट पे और इंचेस पे काम नहीं करता, वो काम करता है मिलीमीटर के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि मिलीमीटर होता है मोस्ट एक्यूरेट यूनिट। एक्यूरेट यूनिट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल का साइज है 4 फीट बाय 2 फीट, यानी कि 4 फीट बाय 2 फीट इस टेबल का साइज है। अब एक्यूरेट साइज नहीं है ये 4 फीट और 2 फीट, बट हम पाकिस्तानी इन सेंस के मतलब हम लोग जब जाते हैं, हम अपने लड़कों की बात करें, हमारे जो लड़के हैं जो साइजेस वगैरह साइड्स के लेते हैं या वेंडर्स हैं, वो आके बस बता देते हैं कि भाई 4 फीट बाय 2 फीट की टेबल थी है। हालांकि अगर गोरा इस जाके साइज को लेगा ना तो वो कभी भी 4 फीट नहीं लिखेगा, वो लिखेगा 1200 मिलीमीटर्स या लिखेगा 1150 मिलीमीटर्स। अगर ये 4 फीट का मतलब हो गया कि ये 48 इंचेस है, ठीक है। एक्यूरेट ये 48 इंचेस है। मैं इसको यहाँ नीचे लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये दोनों साइजेस जो मैंने लिखे 4 एंड 2, ये हो गया या 24 हो गया या 48 हो गया, ये सारे साइजेस जो हैं ये सेम है। मतलब इसमें 4 फीट का मतलब 48 इंचेस और 2 फीट का मतलब 24 इंचेस, ये एक ही चीज़ है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हम लोग लिखते हैं 4 फीट बाय 2 फीट, या बहुत ज़्यादा अगर इसका साइज में फ़र्क है, यानी कि ये 48 की जगह पे 46 एंड हाफ है या 47 है, तो हम शायद जाके लिख देंगे कि 47 इंचेस है। बट 47.25 हम नहीं लिखते, ठीक है ना। हम राउंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि राउंड फिगर हम बता देते हैं। बट जो एक्यूरेसी से साथ काम करने वाले लोग हैं वो लोग लिखेंगे 1200 मिलीमीटर्स या 1150 मिलीमीटर्स या 1170 मिलीमीटर्स। ये लिखिएगा नहीं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 1150 मिलीमीटर्स या 1170 मिलीमीटर्स इस तरीके से वो लिखेगा, तो कि उसकी चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट होगी। इसकी मिसाल आप लोगों को इस तरीके से मिल सकती है कि जब आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम को सर्च करेंगे गूगल पे जाके, तो आपको जब साइजेस जो मिलेंगे, कोई भी चीज़ की डायमेंशन जब आप सर्च करेंगे जाके, तो वो मिलीमीटर्स में होती है। पाकिस्तान के अंदर भी जो चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या कहते हैं, जो माइक्रोवेव्स वगैरह हैं, ओवन्स वगैरह हैं, वो आपको मिलीमीटर्स पे ही मिलते हैं। वो आपको उस पे नहीं मिलते, क्या कहते हैं, उस पे इंचेस पे साइजेस नहीं होते, उसके फिट्स पे साइजेस नहीं होते, मिलीमीटर्स में साइजेस लिखे हुए होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत एक्यूरेसी होती है मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बगैर हमारा काम नहीं बनता। किचन डिज़ाइनिंग अमूमी तौर पे दुनिया में ज़्यादातर किचन डिज़ाइनिंग मिलीमीटर्स के अंदर होती है। हमारे मुल्क के अंदर भी
बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि मिलीमीटर्स में साइजेस लेते हैं, उस पे नहीं लेते, इंचेस वगैरह पे नहीं लेते। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, किसी चीज़ में कोई परेशानी है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी लेके सेव कर ले, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। हम लोग ज़्यादातर जो मार्केट प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर, वो काम करने की है फिट एंड इंचेस वाले यूनिट में। पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट प्रैक्टिस है जिस पे हम यूजुअली काम करते हैं वो है फिट और इंचेस। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो पूछ सकता है। कोई सवाल है, आगे चलूं मैं? आप लोग के आंसर पे रुका हूं। असाइनमेंट इसी के ऊपर है, इसलिए मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ। असाइनमेंट इसी के ऊपर है। क्लियर नहीं होगा, असाइनमेंट नहीं बना पाएंगे, असाइनमेंट नहीं बना पाएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी आगे जाके। आप सबके घर पे इंच टेप होगा, मेजरमेंट टेप जिसको कहते हैं। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, वरना मैं आपको दिखाता था, मेरे बैग में मौजूद होगा, बट बैग अभी यहाँ से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है तो मैं उठ नहीं सकता। मेजरमेंट टेप होता है जो रोल हो जाता है पूरा, सबने देखा होगा मेजरमेंट टेप को। वो होगा, नहीं तो छोटा वाला जो 5 फीट वाला होता है जो कपड़ों वगैरह के लिए होता है, वो होगा घर पे सबके। जिसके पास मेजरमेंट टेप नहीं है वो जो कि इसको सिर्फ शौक के लिए कर रहे हैं, वो अपने घर पे जो भी उनके पास मेजरमेंट टेप है छोटा वाला, उससे काम चलाएं। अदरवाइज जो लोग इसको शौक के लिए नहीं कर रहे हैं, इसको इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर उस मेजरमेंट टेप को परचेज कर लें, 3 मीटर वाला या 5 मीटर वाला, यानी कि 16 फीट का एक होता है, एक 21 फीट का वाला होता है। तो वो परचेज कर लें ताकि उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाए, उनके मेजरमेंट्स लेने का तरीका आ जाए। मेजरमेंट्स लेने का तरीका आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, लेक्चर से नहीं आएगा। चौदह फीट 5 इंच को कन्वर्ट करने के लिए 14 फीट 5 इंच नहीं लिखा होगा, ये अगर आप इसकी 14.5 की बात कर रही हैं तो ये 14.6 होगा, यानी कि 14 फीट 6 इंचेस होगा। कैलकुलेटर इसको 14.5 पे करेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 300 हो जाएगा, तो ये पे काउंट होगा। राउंड वाली टेप, हाँ वो जो हर किस्म का आता है मेजरमेंट टेप आता है, बस वो वाला टेप ले लें। मेजरमेंट्स जिससे आप ले सकें, साइज ले सकें, इस कोने से इस कोने तक का आप साइज ले सकें। आपका असाइनमेंट इसी से रिलेटेड है, इसी वजह से मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को समझ में नहीं आया है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, उस पॉइंट को पूछें ताकि आपका जो भी मसला है वो क्लियर हो। असाइनमेंट अच्छे तरीके से बनेगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने जो कल असाइनमेंट किया है ना, अब वो कल वाला असाइनमेंट ही आपको आगे लेके जाना है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और अब हम उसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी एंटर करेंगे। देखिए डिज़ाइन डिज़ाइन जो होता है ना, जब हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो डिज़ाइनिंग हमेशा सेकेंडरी आइटम है, ये ख्याल रखिएगा। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, इंजीनियर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कोई भी हमारी फील्ड से ताल्लुक रखता है, उसके लिए जो डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स है ना वो सेकेंडरी होने चाहिए। प्राइमरी जो आपकी चीज़ होनी चाहिए ना वो प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी फरमाइशें ऐसी होती हैं जो कि डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो मगर या तो वो मटेरियल आपके मुल्क में मौजूद नहीं होता, क्योंकि हम लोग आजकल पिंटरेस्ट पे सर्चिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पिंटरेस्ट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल ही नहीं है।
तो वो चीज़ें या तो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं या फिर हमारे पास उस किस्म की लेबर नहीं है जो कि उन चीज़ों को पूरा कर सके। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, या कुछ चीज़ें क्लाइंट्स की ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा नॉन प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ मशवरे होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। तो हमेशा अपने डिज़ाइन को सेकेंडरी रखेंगे हम लोग। हमारी जो हमारे जो प्राइमरी चीज़ है वो वो चीज़ें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए है, डिज़ाइन इज़ सेकेंडरी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने कल लास्ट क्लास में बात करी थी कि आपके कलर्स, आपकी वॉल की ट्रीटमेंट्स, आपके सोफे का डिज़ाइन, बेड का डिज़ाइन, पर्दे का डिज़ाइन, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो कि नॉन सॉरी सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? आपकी डायमेंशंस, मेजरमेंट्स, ये है आपका प्राइमरी मटेरियल। इसकी अगर आपके पास इंपॉर्टेंस है, अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं, तो फिर कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें बहुत इजीली हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है। जो साइंस है बेसिकली वो इन चीज़ों पे बेस के ऊपर है। तो ये हमारी काम के बाद की प्रैक्टिकल चीज़ ये है, प्राइमरी चीज़ ये है डायमेंशंस। और जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, जब हम विजुलाइज कर रहे होते हैं, जब हम किसी डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे होते हैं, जब हम एग्जीक्यूशन से पहले की बात कर रहा हूँ, तब हमारी जो फोकस हमारा जो होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि हमारी कोई भी चीज़ में नॉन प्रैक्टिकल कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो। मतलब हमें कैसे परफेक्ट मेजरमेंट करनी पड़े मैप बनाने के लिए, मतलब हमें कैसे परफेक्ट मेजरमेंट करनी पड़े मैप बनाने के लिए, थोड़ा सा डिफाइन करिएगा इसको, मतलब क्या हुआ इसका? सर, इफ यू हैव मेजरमेंट लाइक 16 फीट 8 इंचेस और 16 फीट 2 इंचेस, देन हाउ विल वी विल राइट इन कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेटर का इंचेस के साथ में बहुत ज़बरदस्त एक फॉर्मूला है, छोटा सा, उसको लिख लीजिए। जब आप 1 इंच की बात करते हैं, इट मीन 0.8 0.8 आपका 1 इंच है, 0.16 आपका 2 इंच है, यानी कि आप 8 ऐड करते जाएंगे। 1 का 8, 16, 24, 32, इस तरीके से आपका 40, इस तरीके से आपका ऐड होता जाएगा। तो ये है बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट के लिए 0.8 1 इंच, इट मीन्स 0.8 इन कैलकुलेटर, ये है बिल्कुल एक्यूरेट। अदरवाइज आप जो वही वाली बात है कि हम थोड़ा सा राउंड फिगर की तरफ जाते हैं, तो हम उसको 0.5 से कैलकुलेट करते हैं, जबकि अगर हम एक्यूरेसी के ऊपर जाएंगे तो हमारा 0.5 नहीं आ रहा होता, वो आई गेस 4-5 आ रहा होता है। कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा 0.88 ऐड करके। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं ना इस तरह की, जैसे ये सवाल आ रहे हैं ना, ये सवाल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये आपको एक्यूरेट करेगा आपकी चीज़ों को, और आपको आपको एक वो देगा, आपके काम के अंदर आपको होल्ड देगा। देखिए, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं मार्केट में, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मार्केट में, उनको होल्ड नहीं है अपनी फील्ड के अंदर। आपको होल्ड चाहिए, आप अपना होल्ड रखेंगे हर चीज़ के अंदर, आपकी ग्रिप पूरी होगी, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जी, यही मेजरमेंट टेप की बात कर रहा हूँ। ये 5 मीटर वाला भी आता है, इसमें 3 मीटर्स वाला भी आता है, जिसको जो इजीली मिल जाए, आम सी किसी भी शॉप से मिल जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाता है, हार्डवेयर की शॉप से मिल जाता है। ये आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे बैग में मौजूद होता है, मेरी गाड़ी में मौजूद होता है, मेरे घर की पे जो ड्रॉर्स है उसमें मौजूद होता है, मेरे ऑफिस की टेबल के ऊपर एक टेप मौजूद होता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इस मेजरमेंट टेप के बगैर जो है वो आप बेकार हैं। आप जब किसी साइट पे विजिट करते हैं तो आपको ऑब्वियस है कि वहाँ पे साइजेस लेने होते हैं, आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है, आपको एग्जीक्यूशन करनी है, आपको डायमेंशंस चाहिए। तो मेजरमेंट टेप के बगैर मज़ा नहीं है। बल्कि आजकल डिजिटल टेप आ रहा है मेरे पास, मैंने अपनी किचन में लगाया हुआ है, वो डिजिटल टेप है, वो लेज़र है, तो वो लेज़र से सारे साइजिंग हो जाती है। बहुत अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट टेप है वो। जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं वो परचेज कर सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, अली एक्सप्रेस से और दराज से। देखिए, ओरिजिनल मेजरमेंट्स जो है वो तो अलग चीज़ है। कैलकुलेटर तो आपकी कैलकुलेटर का जो मसला है, मिसाल के तौर पे आपकी जो नंबरिंग है वो 10 के बाद चेंज हो जाती है, 10 के बाद 11वां नंबर आ जाता है, यानी कि आपका जो वो है ना डिजिट्स, वो तो 10 के बाद ख़त्म हो जाते हैं। आपका जो
नोट की बात कर लें, नंबरिंग की बात कर लें, वो तो 10 के बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये नंबरिंग तो 12 तक चल रही है, जिस तरह घड़ी हमारी 12 तक चल रही है। नंबरिंग तो हमारी 10 के बाद ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेटर में वो 0.8 वाला सिस्टम है। एक घर का मैप जब हम बना रहे होते हैं तो किसी भी रूम में जब हम टाइल्स लगाएंगे तो विदाउट कटिंग टाइल्स फिट आ जाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि उस रूम को बनाने से पहले टाइल्स रख दें और वो फिर उसके बाद दीवारें खड़ी कर दें। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वॉल्स टेढ़ी होती हैं। ये कुछ भी कर लें आप, कभी भी ऐसा नहीं मिलता कि आपको चारों वॉल्स बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में एक जैसे साइज मिले, ऐसा नहीं होता। टाइल्स की वेस्टिंग तो होती है, टाइल्स की वेस्टिंग कम से कम तो आपकी कटिंग्स जहाँ पे कम है वहां पे आएगी 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच। ये डिफरेंस तो हर घर पे आपको मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। देखिए, मेजरमेंट्स आपकी परफेक्ट होगी, बट जो रूम टेढ़ा है उसका आप क्या करेंगे? जो रूम ऑलरेडी क्रॉस बना हुआ है, बिल्डर ने क्रॉस बना के आपको दिया है, उसका इलाज आपके पास क्या है? उसका इलाज तो कोई भी नहीं है आपके पास। अच्छा देखिए, इंचेस और फिट के अंदर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप लोग या तो टोटल इंच पे काम करेंगे या टोटल फिट पे काम करेंगे, ठीक है ना? आप टोटल से मुराद ये है कि अगर जो न्यू होता है, जिसके लिए थोड़ा सा इंच और फिट को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो पूरे मेजरमेंट अपने रूम की इंचेस पे ले। मिसाल के तौर पे अगर मेरा 12 फीट का रूम है तो 12 का मतलब हो गया 144 इंचेस। तो आप पूरे रूम को, जो आपका मेजरमेंट टेप है उसके अंदर इंचेस भी लिखे हुए होते हैं, आप उसको 12 फीट ना लिखें अपनी कॉपी के ऊपर, आप उसको 144 इंचेस लिख दें। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों पे परफेक्शन ला सकते हैं। अदरवाइज जो थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, जिनको चीज़ समझ में आ जाती है, तो फिर वो 12 फीट 6 इंचेस, 12 फुट 3 इंचेस लिखते हैं। कैलकुलेटर पे इतना ज़्यादा हमें काम करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इसको भी फ़िलहाल पड़ती है, बट फ़िलहाल अभी आपकी कैलकुलेटर वाली चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिस पे आपको ज़्यादा कोई परेशानी हो। आप इजीली काम कर सकते हैं अभी विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है ना? तो आप अभी उसको विदाउट कैलकुलेटर भी काम कर सकते हैं, आप उसको इतना ज़्यादा वो नहीं परेशान होंगे इस पे अभी, ताकि आप आगे चीज़ों को समझ सकें। अच्छा, असाइनमेंट जो है ना आपका, वो आप लोग ज़रा लिख लें अपने पास। आपने एक रूम क्रिएट करना है, हर किसी ने वही रूम क्रिएट करना है जिसको उसने विजुअलाइज किया था लास्ट असाइनमेंट में, वो रूम क्रिएट करना है। उस रूम का जो भी साइज है वो साइज लिखना है। अच्छा, साइज कैसे लिखेंगे आप लोग? आप लोगों के पास है पेपर 12 और 11 इंचेस वाला जो पेपर होता है वो होता है आपके पास, या चार्ट पेपर भी होगा, तो चार्ट पेपर के अंदर 12 फीट नहीं बन सकते। तो आपने किस तरीके से लिखना है? जिनके पास कोई कैड ड्राइंग का तजुर्बा नहीं है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम मैनुअल पे काम करें। अच्छा, इस वाले में मेरी रिक्वेस्ट है, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने अभी जो डिजिटल भेजी हैं पिक्चर्स, वो ठीक है, विजुअलाइजेशन तक समझ में आती है, बट अभी जो हम काम करेंगे ये सब ने मैनुअल करना है, पेंसिल से करना है, स्केल की मदद से करना है, और पेपर के ऊपर करना है, एक चार्ट पेपर के ऊपर करना है। कोई कॉपी शॉपी का पेपर नहीं होना चाहिए, क्लीन वाइट पेपर होना चाहिए, और अगर चार्ट पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्रिंटर के पेपर के ऊपर भी आपका 11 फीट तक का रूम आ जाएगा। बट अगर आप चार्ट पेपर लेंगे तो आप उसमें ज़्यादा 20 फीट का रूम भी बना सकते हैं। अब वो 20 फीट का रूम या 11 फीट का रूम किस तरीके से बनाना है वो मैं आप लोग को ही बता रहा हूँ। बट पेंसिल से काम होगा, पेन से काम नहीं होगा, पेंसिल से काम होगा, स्केल की मदद से काम होगा, विदाउट स्केल नहीं होगा, यानी कि लाइनें टेढ़ी मेढ़ी ना जा रही हूँ। मैं जो आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग पे सिखा रहा हूँ, मैं स्केल्स पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पर। बट आप लोगों ने उसको स्केल से काम करना है। स्केल से एक बार वो बन जाए, फिर बेशक आप कोई पॉइंटर लेके, जो ब्लैक कलर का पॉइंटर आता है, उससे आप उसकी आउटलाइन क्रिएट कर लें। बट वो एक्यूरेट होनी चाहिए है, क्लीन होनी चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए।
अच्छा, अब जो मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूँ असाइनमेंट करने का, उस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने कि अभी जो हमने बात करी है फिट और इंचेस की, वो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक है ना? तो उस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उस पे आप को सिर्फ ये तरीका बताना है कि ये मेरे पास एक पेपर है, चार्ट पेपर है, जो कि 15 इंच, 20 इंच, 22 इंच, 30 इंच मुख्तलिफ साइजेस आते हैं, उसका है। अब इस पेपर के अंदर मुझे बहुत बड़ा सा एक रूम क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेपर है 8 बाई 11 इंचेस का, जो कि हमारा A4 पेपर का साइज होता है ऑलमोस्ट 8.5 बाई 11 समथिंग का होता है। मैं 8-11 राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ। अब इस 8 इंच और 11 इंच के पेपर के अंदर मैं 10 फीट का कमरा कैसे क्रिएट करूंगा एक्यूरेसी से? वैसे तो बहुत ईजी फॉर्मूला है। एक आर्किटेक्चर स्केल आता है जो ट्राइंगल शेप में होता है, वो अगर स्केल हमारे पास हो तो हम इस A4 के पेपर के अंदर 70-75 फीट का भी हम रूम क्रिएट कर सकते हैं। बट आर्किटेक्चर स्केल मैं आप लोगों को लेने का सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका आजकल के दौर में काम नहीं है, खासकर हमारी फील्ड के लिए नहीं है, आर्किटेक्ट्स के लिए है। आपके पास जो नॉर्मल स्केल है 12 इंचेस वाला, 12 इंचेस वाला जो नॉर्मल स्केल है आपके पास, ये स्केल आपने यूज करना है। अब आपने इसके अंदर अज्यूम ये करना है कि ये जो 1 इंच लिखा हुआ है ये 1 इंच नहीं है, ये 1 फीट है। ये जो 12 इंचेस लिखा हुआ है ये 12 इंच नहीं है, ये 12 फीट है। अब आपके हाथ में जो स्केल है वो 12 फीट का बन चुका है 12 इंच की जगह पे। अब अगर मुझे इस रूम के अंदर इस पेपर के अंदर एक रूम क्रिएट करना है 12 फीट बाय 12 फीट का, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये रूम है, तो मेरा स्केल इसके अंदर काम करेगा। अब मुझे इसके अंदर बेड अप्लाई करना है। अच्छा, जो भी आपने अप्लाई करना है अभी सब 2D में अप्लाई करना है, जो हमारा बर्ड व्यू जिसको हम कहते हैं, यानी कि बॉक्सेस बनाने हमने इसके सिर्फ बॉक्सेस बनाने, कोई डिजाइन नहीं बनाना, बेड का कोई डिजाइन नहीं बनाना। जिसके पास आर्किटेक्चर स्केल है बहुत अच्छी बात है, आप उसको हाफ के स्केल पे काम कर लें, या जिस स्केल पे भी आपको समझ में आता है 1/8 पे 1/4 पे जो भी आपको समझ में आता है आप उस पर काम करें। अदरवाइज जिनके पास आर्किटेक्चर स्केल नहीं है वो नॉर्मल स्केल पे भी इसको इजीली काम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पाकिस्तानी जुगाड़। बेड, ये साइड्स आ गई इसकी, ये भी साइड्स आ गई। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक रफ बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारा टीवी कंसोल आ गया, इधर हमारी ड्रेसिंग टेबल आ गई, इधर हमारा कमरे में एंटर होने वाला डोर आ गया, इधर हमारा वॉशरूम आ गया, वॉशरूम का डोर आ गया। तो तो ये चीज़ें हमने अपने रूम की ड्रॉ करनी है। जो भी आपके रूम का साइज़ है, जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट में अज्यूम किया हुआ है, विजुअलाइज किया हुआ है जिस रूम को, कि आपके रूम में क्या क्या होना चाहिए, अब आपने उसको इस पेपर के ऊपर उतारना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपने जब फर्स्ट टाइम उस चीज़ को, अपने रूम को विजुअलाइज किया, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आप विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइज करने से पहले हमारे पास उस रूम में हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात थी कि हमारे रूम में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो बट हम उस सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहे होते थे किसी भी रीज़न पे, चाहे वो बजट का इशू हो, चाहे वो टाइम का इशू हो, या किसी भी चीज़ का हमारा कोई भी रीज़न हो। बट हम जब विजुअलाइज कर रहे थे तो हमने उसको, जो भी हमारे माइंड में चीज़ें थी हमने उसको रूम के अंदर अप्लाई कर दी होंगी। अब हम उन जो चीज़ों को हमने विजुअलाइज किया था, अब हम उसको पेपर पे, अभी 2D पे हम काम करेंगे तो हमारा बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। हमारी चीज़ों के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी नज़र आना शुरू होगी कि हमने जो जो चीज़ें सोची हैं वो प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर जब हम मज़ीद आगे जाएंगे, जब हम मूड बोर्ड की तरफ जाएंगे या और किसी चीज़ की तरफ जाएंगे, तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि जो चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं, देखिए जब हम विजुअलाइज करते हैं ना तो हमारे पास तो बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं माइंड में। बट जब हम उसको प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही होती किसी भी वजह से।
तो वो हमें सीखनी है। अब आपने स्केल को इस तरीके से कैलकुलेट करना है, जिनके पास आर्किटेक्चर स्केल नहीं है उनसे बात हो रही है ये कि 1 फीट 1 इंच इज इक्वल्स टू 1 फीट, 12 इंचेस इज इक्वल्स टू 12 फीट। अब आपका रूम इजीली इस पे बन जाएगा। मिसाल के तौर पे ये बेड है, बेड की जो डेप्थ है, अच्छा मैं डेप्थ लिखवा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले ताकि मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको वो चीजें लिखवा दूं जो एक स्टैंडर्ड साइज है। अदरवाइज आपने साइजेस अपने घर पे खुद लेने हैं। आपके रूम में जो जो चीजें अप्लाई हुई हुई हैं उसके साइजेस आपने खुद लेने हैं। मेजरमेंट्स का जो समझाने का वजह थी वो यही थी कि आपने अपने रूम के अंदर जो भी आइटम अप्लाई हुआ है, जो भी आइटम से मुराद बेड, साइड टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, टीवी कंसोल, सोफा, वर्किंग स्पेस, जो भी आपके रूम के अंदर मौजूद है आज की तारीख में, या जो आपने विजुलाइज किया हुआ है उसके बारे में आपने उन चीजों के साइजेस आपने लेने हैं। ठीक है। क्या चीज कह रहा था मैं? यस, मैं स्टैंडर्ड साइजेस लिखवा रहा हूँ। अच्छा, स्टैंडर्ड का जब भी हमारे यहाँ वर्ड यूज होता है ना, तो उसका मकसद कोई पत्थर पे लकीर नहीं होता, ये ख्याल रखिएगा। आर्ट्स की फील्ड के अंदर जब भी स्टैंडर्ड की बात होती है तो वो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, वो पत्थर पे लकीर नहीं है, क्योंकि जितने आर्टिस्ट हैं, जितने डिज़ाइनर्स हैं, उनका अपना दिमाग होता है, अपने दिमाग से वो 10 चीज़ों के अंदर वेरिएशन ले आते हैं। बट स्टैंडर्ड का मतलब जो हम यूज़ करते हैं वो मार्केट प्रैक्टिस होती है कि मार्केट में क्या क्या चीज़, कौन सी चीज़ किस साइज पे ज़्यादातर अवेलेबल होती है। अब उसके अंदर वेरिएशन होती है, हर कोई अपना कस्टमाइज कर सकता है साइजेस को, बट स्टैंडर्ड मीन्स मार्केट प्रैक्टिस। बेड का जो साइज होता है वो 6 फीट बाय 6.5 होता है। ठीक है, 6.5 का मतलब कैसे, ये जो बेड की ये जो साइड है, मतलब जो विड्थ है वो 6 होगी और जो डेप्थ होगी वो होगी 6.5। ठीक है। साइड टेबल, साइड टेबल की जो विड्थ होगी वो होगी यूजुअली 22 इंचेस पे होती है, और जो इसकी डेप्थ होती है वो होती है 16 इंचेस पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, पहले मैं विड्थ लिख रहा हूँ, बाद में मैं डेप्थ लिख रहा हूँ। हाइट पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम बर्ड व्यू बना रहे हैं तो हमें हाइट की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, साइड टेबल्स हो गई, इसी तरीके से वार्डरोब हो गई हमारी। वार्डरोब का साइज होता है 24 इंचेस बाय 24 इंचेस। ये बात हो रही है एक डोर की। अब आप जितने डोर ऐड करते रहेंगे ये 24 ऐड होते रहेंगे, यानी कि 2 फीट बाय 2 फीट की एक अलमारी होती है स्टैंडर्ड, चाहे वो स्लाइडिंग हो चाहे वो ओपनेबल पैनल्स हो। बट स्टैंडर्ड की बात हो रही है, कस्टमाइजेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मुख्तलिफ साइजेस बनते हैं। बट मार्केट में जो इजीली अवेलेबल होती है वो 22 इंचेस, 23 इंचेस और 24 इंचेस के अंदर अवेलेबल होती है। तो इसको हम काउंट 24 इंचेस पे करते हैं वार्डरोब को। सिंगल डोर की बात हो रही है, 3 डोर की वार्डरोब होगी तो उसकी विड्थ हो जाएगी 6 फीट की, 2 डोर की वार्डरोब होगी तो उसकी विड्थ हो जाएगी 4 फीट की। तो आपने जितने डोर वार्डरोब ऐड करनी है आप उतना उसका 24 से ऐड करते रहिएगा। टीवी कंसोल अगेन एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, रूम के साइजेस के हिसाब से बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है। बट अगर हम स्टैंडर्ड पे जाते हैं कि यार एक नॉर्मल 12 बाय 14 का, 12 बाय 10 का, 12 बाय 12 का एक रूम है, उसके अंदर हमारा जो बेड आ रहा है वो 6 बाय 6.5 का आ रहा है, तो उसमें जो कंसोल अप्लाई होता है वो 4 to 5 फीट का होता है, तो हम इसको 5 फीट पे कंसीडर करते हैं। 5 बाय, अब डेप्थ की जो बात है, डेप्थ के अंदर भी वेरिएशन होती है, बट 12 इंचेस से 16 इंचेस से ज्यादा डेप्थ नहीं होती। 16 इंचेस मैक्सिमम डेप्थ होती है, बट कंसोल की जो ज्यादातर लोग डेप्थ रखते हैं वो 12 फीट की डेप्थ रखते हैं, 12 इंचेस की डेप्थ रखते हैं, यानी कि 1 फीट की। ठीक है जी। और हमारे पास कॉफी टेबल्स होती हैं, कॉफी सेट होता है, सोफा होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो इसके साइजेस आपने जो भी रखने हैं वो अपने
चीज़ों को देखते हुए रखने हैं। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं रूम के अंदर, आपने उसके हिसाब से वो साइजेस रखने हैं। तो इसका जो है आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि स्टैंडर्ड नहीं है कोई भी चीज़ का इन साइजेस के अंदर, मार्केट प्रैक्टिस है। आपने इन साइजेस के ऊपर ड्राइंग नहीं बनानी है। ये साइजेस मैंने आपको सिर्फ आइडिया के तौर पे लिखवाए हैं। ड्राइंग आपने वो बनानी है जो आपके रूम के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, उस मेजरमेंट्स के हिसाब से आपने ड्राइंग्स क्रिएट करनी है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका? ठीक है। तो ये है हमारा आज का असाइनमेंट। आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, बहुत ध्यान से इसका असाइनमेंट करिएगा। असाइनमेंट सब लोगों ने पूरा करना ज़रूरी है और आपके समझ में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है ये टॉपिक, बट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो करिए, अदरवाइज मैं क्लास को एंड करूंगा। असाइनमेंट ये है आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने रूम को, जो आज के आपका असाइनमेंट था लास्ट क्लास का, कि आपने अपने रूम को विजुलाइज किया था कि मेरा रूम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए, उसका लेआउट बनाना है। जिस तरीके से यहाँ ग्रुप के अंदर चीज़ें शेयर हुई हुई हैं, लेआउट बनाना है, पेंसिल यूज़ करनी है, चार्ट पेपर यूज़ करना है, स्केल यूज़ करना है। रजिस्टर के पेपर्स में जिसमें लाइनें ऑलरेडी होती हैं, उस पेपर के ऊपर हमने काम नहीं करना है, रफ हमने काम नहीं करना है। जिसका रफ काम होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है वो ये करते हैं कि वो बस रजिस्टर का पेपर लिया, स्केल हाथ में है नहीं, और बस पेंसिल से या पेन से जो है वो मेरी तरह से जिस तरह मैंने अभी लकीरें मारी हुई टेढ़ी मेढ़ी, इस तरीके से मार के दिखा दी लकीरें। तो ये जो मेरे पास अभी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस आ रही हैं, उसका रीज़न जो है वो मैं आपको यहाँ पे बैठ के समझा रहा हूँ। बट आप लोगों ने प्रॉपर स्केल का यूज़ करना है। देखिए, ये वाला टेप तो हर खातून के पास घर पे मौजूद ही होता है ना। इससे आप साइजेस ले सकते हैं, बुराई नहीं है। बट अगर आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं तो ये 300-400-500 रुपए का खर्चा ज़रूर करें। खर्चा आपका थोड़ा सा भी और होना है। चार्ट पेपर्स आपको चाहिए होंगे, 2-4 चार्ट पेपर्स चाहिए होंगे आपको, कलर्स चाहिए होंगे एक्रेलिक के। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन से कलर्स आपको चाहिए। तो ये 2-400, मतलब 2-400 तो नहीं, खैर 1000-1500-2000 रुपए का खर्चा तो आप लोगों को अपने लिए करना होगा। बट ये मेजरमेंट टेप का, जो लोग इस फील्ड के अंदर प्रॉपरली काम करना चाहते हैं वो ज़रूर मेजरमेंट टेप परचेज करके काम करें। इस टेप के साथ एक्यूरेसी नहीं आती है। आप इसको फर्नीचर में किसी हद तक साइजेस ले सकते हैं, बट अगर आपको प्रैक्टिस है तो एक लेमैन के लिए थोड़ा सा साइजेस लेना मुश्किल होता है इस पर। टेप का नाम कुछ नहीं है, मेजरमेंट टेप बोले या किसी के पास जाएं। देखें, हमारी जो यहाँ पे लैंग्वेज है ना, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड, किसी हद तक कोशिश करते हैं कि सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बात करें। बट जब आप फील्ड के अंदर आते हैं, वेंडर्स डीलिंग के अंदर आते हैं, तो आपकी सारी सोफिस्टिकेशन जो है ना वो साइड में हो जाती है और आप आ जाते हो देसी अंदाज में। देसी अंदाज क्या है? इंची टेप, नॉट नॉट इंच टेप, नॉट मेजरमेंट टेप, इंची टेप। आप किसी कारीगर को जाके बोलोगे ना कि भाई मेजरमेंट टेप देना, वो बोलेगा जी क्या देना, तो आप उसको बोलोगे भाई इंची टेप दे दो या फीता दे दो, तो वो फौरन दे देगा। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि वेंडर्स के साथ में यूज होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को क्लास में बताया जाएगा। जैसे ये सोफा है, सोफे के साथ में ये आर्म है। बट अगर आप किसी वेंडर को सोफा बनवाने जाते हो और आप उसको बोलोगे ना कि भाई ये क्या चीज़ है, तो वो आपको बोलेगा आर्म है ये। तो हमें जब फील्ड के अंदर रहना है ना, तो हमें कारीगरों की लैंग्वेज को भी सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कारीगर के साथ कारीगर की लैंग्वेज में बात करते हो,
उसके जैसे जुमले अदा करते हो तो आपके साथ में वो थोड़ा सा फ्रैंक हो जाता है, आपको वो रेट अच्छे देता है, आपके साथ में वो आपकी बात को इजीली समझता है। बट जब आप उसके सामने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर बन के बैठते हो ना, तो वो फिर आपको आपके हाथ में भी नहीं आएगा। सर रिसेंट जो रूम की सेटिंग है, लेआउट उसी पे बनाना है। जी, जो भी आप लोगों ने क्या नाम है, विजुलाइज किया है, जो भी आपका प्रोजेक्ट था, जो भी आपने विजुलाइज किया है, उसको ही आपने अभी पेपर पे ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली कोशिश करिएगा कि जो चीज़ विजुलाइज करी है वही चीज़ ड्रॉ करें, उसमें चेंजेस ना लाएं। जो कुछ विजुलाइज किया है वही ड्रॉ करें, क्योंकि ये आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। जब हम आगे जाएंगे प्रैक्टिकल होके सारी चीज़ों को देखेंगे। और नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो ज़रा ख्याल रखिएगा, हर पेपर के ऊपर जिसका जो पेपर है, जिसका जो भी असाइनमेंट है, उसके उस स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर पे उसकी चीज़ को पढ़ूंगा, समझूंगा। और अगर मुझे स्क्रीन शेयर पर टाइम नहीं मिला, क्योंकि वैसे हम लोग हमेशा स्क्रीन शेयरिंग पे समझते हैं उस प्रोजेक्ट को, लेकिन इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को अगर मैंने एक एक करके भी समझना शुरू किया तो क्लास 2 घंटे की हो जाएगी, पर टॉपिक नहीं आ सकेगा। तो मैं कम से कम अपने तौर से उसको ज़रूर चेक करूंगा। एक चेयर की स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है जी, जो सीट होती है ना, जो फोम होता है, वो होता है 22 इंचेस बाय 22 इंचेस का। उसके बाद उसके आर्म्स होते हैं, उसकी बैक होती है। वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर कि आपके पास सॉरी डिज़ाइन के ऊपर कि आपका डिज़ाइन कैसा है, तो उसके हिसाब से उसके साइजेस बनते हैं। बट फिर भी अगर हम इसको राउंड ऑफ पकड़ लें तो 30 इंचेस बाय 30 इंचेस मिनिमम एक चेयर स्पेस लेती है, यानी कि 2.5 फीट बाय 2.5 फीट की स्पेस कम से कम एक चेयर लेती है। अब वो 2.5 फीट से 32 इंच भी हो सकती है, यानी कि 30 इंचेस से 32 इंचेस भी हो सकती है, वो 36 इंचेस भी हो सकती है। बट मिनिमम आपकी जो स्पेस है, अगर हम एक सोफा चेयर की बात कर रहे हैं, वो एक डाइनिंग चेयर की बात या ऑफिस चेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सोफा चेयर की बात कर रहा हूँ, तो वो 30 इंचेस टू 30 इंचेस मिनिमम होती है। सर उस पे फिर हम फर्नीचर की तो मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, वो तो विजुलाइज किया है, फिर लेआउट कैसे बनाएं? मेजरमेंट्स क्यों नहीं ले सकते? आपके रूम में तो फर्नीचर मौजूद है ना मैडम। और मैंने ये जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स लिखवाई हैं, ये इसके साथ में भी आप काम कर सकते हैं। मैंने इसीलिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स लिखवाई हैं कि अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ विजुलाइज करी हुई है जो कि आपके रूम में मौजूद नहीं है, बट आपने विजुलाइज कर ली है, तो आपके पास ये बेडरूम के अंदर देखें 5-6 आइटम्स होते हैं, जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं ना, वो 5-6 होते हैं। आपका बेड होता है, बेड के साथ साइड टेबल्स होती हैं, ड्रेसिंग टेबल होती है, टीवी कंसोल होता है, वार्डरोब होती है, और कारपेट होता है, यानी कि रग पीस होता है, कोई सेंटर पीस होता है। किसी के रूम में सोफा होता है, किसी के रूम में सेटी होती है, किसी के रूम में चेयर्स होती हैं, कॉफी सेट होता है। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड चीज़ें। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर रूम के अंदर हो। बहुत सारों के पास एक्स्ट्रा वॉक इन क्लोजेट की जगह होती है, तो अपने रूम में वो वार्डरोब नहीं अप्लाई करते। बहुत सारों के पास ड्रेसर एरिया अलग बना होता है, तो उनके रूम में ड्रेसिंग टेबल भी नहीं होती है। तो ये तो आपके रूम की विजुलाइजेशन के ऊपर है कि आपने कैसा विजुलाइज किया हुआ। सर एक छोटे रूम में स्मार्ट सी वार्डरोब के लिए क्या मेजरमेंट होनी चाहिए? स्मार्ट सी वार्डरोब के लिए जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए है। बट 4 फीट की जो वार्डरोब होती है, यानी कि 2 डोर की वार्डरोब जो होती है, वो मिनिमम लोग अप्लाई करते हैं। 1 डोर की वार्डरोब पे कुछ खास चीज़ें नहीं आती हैं। तो 2 डोर वार्डरोब जो होती है वो 4 फीट की विड्थ होती है और 24 यानी कि 2 फीट की उसकी डेप्थ होती है। तो ये होती है। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, 2 मिनट हैं हमारे पास, फिर मैं ऑफ करूंगा क्लास को। कोई क्वेश्चन है कर लीजिए, ताकि आपके असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नहीं है तो एक आंसर कर दें, नो कर दें, ताकि मैं फिर समझ जाऊं, मैं क्लास को एंड करने पे जाऊं। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोगों से आज है फ्राइडे, मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तकरीबन टाइम यही रहेगा, 7:30 टू 7:45 के ब्रैकेट में ही रहेगा। और अपने असाइनमेंट्स को ज़रूर जमा कराइएगा, ज़रूर पूरा करिएगा अपने लिए।
ज़रूर इसको फोकस करिएगा इन चीज़ों को, और क्लास को रेगुलर अटेंड करें, और कोशिश करें काइंडली 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 कोशिश करें कि ऑन टाइम आएँ हमारी क्लास को। मैं 15 मिनट जानबूझ के थोड़ा सा लेट करता हूँ ताकि सब लोग अपने अपने कामों से फारिग होके एक जगह पे आके बैठ जाएं। और 7:40 या 7:45 लिखने का दो मकसद हैं, एक तो नमाज होती है, मगरिब का टाइम होता है, बट आजकल मगरिब इतनी जल्दी हो रही है कि टाइम मिल जाता है। अगर हम घर पे या ऑफिस में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नहीं जा रहे हैं, तो इतना टाइम मिल जाता है कि मैं 7:30 पे क्लास ऑन कर सकता हूँ। बट 10-15 मिनट आप लोगों के लिए देता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपनी कनेक्टिविटी सारी चीज़ों को करके एक जगह पे बैठ जाएं, ताकि जब क्लास शुरू हो तो सब फौरी फौरी आ जाएं और 5 मिनट के अंदर हम अपने उस चीज़ से बाहर आ जाएं। देखिए आप लोगों के सामने 7:45 पे क्लास स्टार्ट हुई है हमारी आज, बल्कि नहीं 7:45 से पहले ही स्टार्ट हो गई थी आज की क्लास तो हमारी। 7:35 या 7:40 पे मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो अभी 9:05 हो रहा है, तो कोशिश करें कि टाइम पर आएँ। सर अगर बाद में कोई क्वेश्चन हो तो फिर आपसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, बट मैंने आप लोगों को बता दिया था शायद कि मेरा रिप्लाई कभी कभार थोड़ा सा लेट होता है। वो कुछ रीजंस होते हैं, मसरूफियत के होते हैं। फारिग होता हूँ तो फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ, और अमूमन मैं ज़्यादातर रात को मैसेजेस पढ़ता हूँ, तो वो फिर मैं लेट नाइट जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं अवॉइड करता हूँ रिप्लाई करने का। सर फर्स्ट पार्ट मिस हो गया थोड़ा, आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? देखिए यूट्यूब की कोशिश पूरी है, रिकॉर्डिंग अभी भी हमारी लगी हुई है, कोशिश पूरी होती है। बट किसी दिन कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए रिकॉर्डिंग में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, रिकॉर्डिंग हो रही है और कोशिश है कि रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे ये सारी अपलोड हो जाए वीडियोस। चले जी, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।